नमस्कार। न्याय मंच कार्यक्रम की श्रृंखला में नई कड़ी को लेकर हम एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हैं। न्याय मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि कानून और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई जानकारियों को सरल से सरल रूप में आप तक पहुंचाएं, ताकि आप में कानून के प्रति और अधिक जागरूकता बढ़े। वैसे तो आम जीवन में कानून की अहम भूमिका है। जहां एक ओर ये मानव अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं दूसरी तरफ समाज और देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी याद करवाता है। दर्शकों, हर बार हम कानून के नए विषय के साथ आपसे मिलते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है लीगल डॉक्यूमेंटेशन। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एडवोकेट राकेश शर्मा और एडवोकेट नवकेश जैन, इनके साथ बात कर रहे हैं आशुतोष लोहिया। न्याय या कानून की अगर हम बात करें तो ये सभी जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है। हर वक्त और हर दौर में इस सबूत की परिभाषा बदलती रहती है। जहां एक वक्त किसी जमाने में एक ओर अगर कोई अपनी जुबान दे देता था या अपनी मूंछ का बाल भी रख दिया जाता था तो उसे बहुत समझा जाता था, आज दूसरी ओर दस्तावेज करा लेना या उसको रजिस्टर करा लेना भी काफी नहीं है। कई बार दस्तावेज करा लेने के बाद या रजिस्टर कराने के बाद भी कई कई वर्षों तक मुकदमे या वाद विवाद चलते रहते हैं। क्या होते हैं दस्तावेज? क्यों किया जाना चाहिए इन्हें रजिस्टर? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम किसी दस्तावेज को बनाने जाएं? इन्हीं विषयों पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स श्री राकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट, और साथ ही हैं श्री लवकेश जैन, कमर्शियल लीगल एक्सपर्ट। शर्मा जी, जैन साहब, आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। मैं पहला सवाल आपसे दोनों से ही ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज है और क्या अहमियत है इसकी? अगर कानूनी भाषा में समझें, कोई भी कागज या कोई भी सामग्री लिखित अथवा मुद्रित, रिटर्न और प्रिंटेड, जिसका हमारे लिए महत्व हो, वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। अब महत्व हम तीन तरीके से जान सकते हैं। या तो उसका कोई आधिकारिक पर्पस हो, या जैसे आपने कहा न्यायालय में सबूत के तौर पर या साक्ष्य के तौर पर हमें उसको प्रस्तुत करना हो, या उसे हमें एक रिकॉर्ड की तरह रखना हो। अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने वीज़ा लेना है तो वीज़ा हमारा ऑफिशियल पर्पस के लिए है। कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट, विल, ये हमारी न्यायालय में एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। और रिकॉर्ड हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, वो किसी भी काम आ सकता है ऑफिशियल पर्पस से, न्यायालय के लिए और रिकॉर्ड के लिए। तो अगर इन तीनों कैटेगरीज में कोई भी कागज, कोई भी सामग्री आती है तो हम उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। शर्मा जी, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं? संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली दो प्रकार के डॉक्यूमेंट मेन माने जाते हैं जी। एक तो बोलते हैं सेल डीड जी, विक्रय पत्र उसको कहा जाता है। दूसरा होता है गिफ्ट। गिफ्ट में भी आप वही चीज होती है जो सेल में होती है, बस दोनों में बेसिकली फर्क ही होता है कि गिफ्ट में आप पेमेंट का लेन देन नहीं हो पाता जी। और सेल डीड के द्वारा एक बेचने वाला और उनके बीच में पेमेंट का आदान प्रदान एक कमर्शियल या एक वाणिज्यिक एंगल, वाणिज्य पैसे का लेन देन होगा तो उसको विक्रय पत्र बोला हो जाएगा, नहीं तो गिफ्ट, वरना वो गिफ्ट ही होता है। ठीक है। जैन साहब, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात करी, तो क्या इनका स्टैम्प पेपर पे होना जरूरी है? इंडियन स्टैम्प एक्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जी, जिनका स्टैम्प पेपर पे होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट तो कोई भी हो सकता है आपके आधिकारिक यूज के लिए या कोर्ट एविडेंस के लिए या आपके रिकॉर्ड के लिए। हमारी मार्कशीट का स्टैम्प पेपर पे होना जरूरी नहीं है जी। लेकिन जैसे शर्मा जी ने बताया कि सेल डीड या गिफ्ट डीड, इनका स्टैम्प पेपर पे होना बहुत जरूरी है जी। तो स्टैम्प एक्ट में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है या उनका उल्लेख किया गया है जिनको हमें स्टैम्प पेपर पे ही हमें उनको एग्जीक्यूट करना है। क्या कोई लिस्ट हो सकती है? क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट होगी, मैं जानता हूँ ये बहुत लंबी सूची होगी। तो कोई अगर खास जो आम रोजमर्रा की जरूरतों में हमें जिन कागजों में स्टैम्प की जरूरत पड़ती है, कुछ आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी। एक तो सेल डीड होता है विक्रय पत्र, एक होता है गिफ्ट डीड, एक आपका पावर टर्नी होती है और एफिडेविट्स होते हैं। इन पे स्टाम्प ड्यूटी देना कंपलसरी। पर स्टैम्प भी कई किस्म के होते हैं। लोग कई बार बड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कुछ रेवेन्यू स्टैम्प अलग हो जाते हैं, स्टैम्प कोर्ट फी अलग हो जाती है, स्टैम्प अलग हो जाती है। ये इनमें क्या वो है?
ये वही फर्क है जो अभी जैन साहब ने बताया था कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन जुडिशियल है, एक है जुडिशियल। जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो कोर्ट संबंधी जो भी केसेस होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, और नॉन जुडिशियल जो हम प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं उसमें इस्तेमाल। जैन साहब आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आमतौर पे आम जनता में धारणा होती है कि जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर है जी, उसी को हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं एज ए एविडेंस, नॉन जुडिशियल को नहीं जी। इनफैक्ट इनमें एक तकनीकी अंतर है। जुडिशियल स्टैम्प पेपर कोर्ट में कोर्ट फीस के लिए यूज किया जाता है जी। क्रिमिनल या सिविल केसेस के लिए, और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर उसकी भी उतनी अहमियत है, उसको दूसरे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे शर्मा जी ने बताया एफिडेविट, लीज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी या सेल एग्रीमेंट, तो इनको यूज करने के लिए जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज किया जाता तो है। ये जो हमने स्टैंप्स की बात करी, इसमें आपने एक रेवेन्यू स्टैंप भी कुछ बात होती है ना, रेवेन्यू स्टैंप क्या चीज होती जी है? हाँ, बेसिकली अगर हम स्टैम्प के पर्पज पे जाएं तो इसका मूल उद्देश्य है सरकार को एक रेवेन्यू देना है, एक फीस देना है जी। और उनके अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे मैंने जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की हम लोगों ने बात की। इसके अलावा रेवेन्यू स्टैम्प है। रेवेन्यू स्टैम्प का पर्पज है जब हम मुद्रा का लेन देन करते हैं जी। 5,000 रुपये से जब भी हम ज़्यादा किसी को देते हैं या लेते हैं तो वो लेने वाला रेवेन्यू स्टैंप लगाकर हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा दूसरी स्टैंप्स है, जैसे नोटरी स्टैंप है, जब भी कोई नोटरी किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है जी। तो वो लगाता है। इंश्योरेंस स्टैंप है, जो पोस्टल स्टैंप्स हैं, पोस्टल स्टैंप्स एज यूजुअल हम लोग डॉक्यूमेंट एक दूसरे की तरफ भेजने के लिए यूज करते हैं। ये स्टैंप की कोई वैल्यू भी डिफाइंड होती है, कहाँ पर कितने रुपए की क्या स्टैंप लगेगी, कुछ इसका कुछ जी 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 इसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में क्या है कि जैसे आप सेल डीड को ही लीजिए। सेल डीड में क्या है कि मार्केट वैल्यू एक होती है कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्किल रेट वो किया जाता है डिसाइड। जी। हम लोग जो सेल परचेज करते हैं वो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से सर्किल रेट पे जो स्टाम्प ड्यूटी बनती है हमें वो देनी पड़ती है जी। लेकिन सर्किल रेट में एक पॉइंट और होता है लिखा हुआ कि गवर्नमेंट की जो सर्किल रेट और जो मार्केट वैल्यू, इन दोनों में जो भी हायर होगी हमें उस पर स्टाम्प ड्यूटी देनी चाहिए जी। जो भी हमारा वास्तविक लेन देन हुआ है। स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 3 तरीके से निर्धारित की जाती है जी। या तो हम फिक्स स्टैंप ड्यूटी, आप कितना भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपने एफिडेविट करना है या आपने एग्रीमेंट करना है तो इनकी फिक्स स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी है। एफिडेविट शायद 10 रुपए पर, 10 रुपए एग्रीमेंट का 100 रुपए पर होता है। तो इरिस्पेक्टिव की उसकी वैल्यू क्या है, आप 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर रहे हैं, 1 करोड़ का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको आपको 100 रुपए पे एग्जीक्यूट करना है जी। दूसरे जो तरीका है स्टैंप ड्यूटी निर्धारित करने का है वो है डॉक्यूमेंट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप लीज डीड अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कितना लीज रेंट है या कितनी लीज अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होती है। तीसरा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी डॉक्यूमेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टैंप ड्यूटी डिसाइड करें। अगर कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको खरीदते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक आम आदमी को जो भी ये प्रॉपर्टी लेने जा रहा है सबसे पहले उसको उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए जी। और जिस एरिया का है उस एरिया के जो गवर्नमेंट के जो वहाँ वो रिकॉर्ड है उनमें जाकर चेक करें और उसका वास्तविक ऑनर कौन है वो चेक करें। इसका मतलब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी हाँ, बैकग्राउंड चेक करें बैकग्राउंड कि पिछले कागज जो हैं उनकी चेन बन रही है या चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ से शुरू हुई है ये, ठीक है। और उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई भी करना चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफिस है वहाँ जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और उसको चेक करने के बाद फिर आप एक्चुअल बायर से बात करके उनको अपना डील लेन देन कर जी सकते हैं। जी। अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दस्तावेज भी बनाने हैं तो किस किस तरह के दस्तावेज बनाए जाते हैं और उनको कब क्या रजिस्टर कराना भी जरूरी है? जी हाँ, एक्ट के अनुसार कोई भी एग्रीमेंट जिस पे हमने 2% स्टाम्प ड्यूटी नहीं दे के सब सर्विस में रजिस्टर नहीं कराया तब तक उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आपसी लेन देन के तौर पे तो वो मानी जा सकती है लेकिन कोर्ट उसको एक्सेप्ट जब भी करेगा जब हमने प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी दे के उसको सब सर्विस में वो कर रहा है। तो ये तो रहा एग्रीमेंट टू सेल का। तो अगर हमने कभी भी किसी के साथ कोई भी करार किया कुछ जायदाद खरीदने या बेचने का, जायदाद के संबंध में, तो उसके लिए हमें उसे रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर है तो कोई दूसरा उसको ना खरीद सके जी। दूसरा है नोटिस टू पब्लिक जी। एक बार आपने किसी प्रॉपर्टी को किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करा लिया तो ये कि नोटिस टू पब्लिक है, जनता को एक सूचना मिल गई कि ये सूचना दे दी गई है कि ये डॉक्यूमेंट इस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये जायदाद इस व्यक्ति की है जी।
और तीसरा ये है कि इन केस कई बार आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल दस्तावेज आपसे खो जाते हैं, जी तो उस केस में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको वहाँ से सहायता मिल सकती है एक डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने के लिए या कहीं ना कहीं सत्यापन या प्रत्यापित करवाने के लिए। जी, लेकिन कई बार लोग जो है कंफ्यूज भी होते हैं कि नोटराइज करा लिया वो भी बहुत है, तो नोटराइज कराने और रजिस्ट्रेशन में कोई फर्क भी है क्या? सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में वो उन डॉक्यूमेंट्स का मेंशन किया गया है। सेक्शन 17 मेंशन करता है जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जी, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स जिसके द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 100 रुपीज और ट्रांसफर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जी, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और सेक्शन 18 में ऑप्शनल है। ऑप्शनल में अगर हम बात करें विल की, अब बात आती है नोटराइजेशन और रजिस्ट्रेशन में। नोटराइजेशन एक सत्यापन है आपके हस्ताक्षर का, प्रूफ है आपके लिए कि ये डॉक्यूमेंट या ये दस्तावेज या ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर सरकारी रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। मतलब दूसरे शब्दों में मालिकाना हक लेने के लिए उसका रजिस्टर कराना बहुत जरूरी जरूरी है। जी, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात, लेकिन कई बार जो है कागज बना दिए जाते हैं और उसी वक्त हम रजिस्टर कराने नहीं जा सकते, तो ऐसी सूरतों में कब तक रजिस्टर कराया जा सकता है किसी कागज इसके लिए ऐसा कि जो भी डॉक्यूमेंट हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं दो पार्टियों के बीच में, जी, वो उस एग्जीक्यूशन डेट से 120 दिन यानी कि 4 महीने के अंदर हम उसको सब रजिस्टर ऑफिस में प्रस्तुत करके रजिस्टर करा जी। तो ऐसी स्थिति में क्या जो परचेजर और सेलर है यानी कि क्रेता और विक्रेता है, क्या उन दोनों का होना वहाँ जरूरी है? हाँ, सेलर और परचेजर में मान लो कोई आदमी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर चुका है जी, और किसी कारण से उसे वहाँ बाहर जाना पड़ रहा है, जी, तो वो अपने बिहाफ पे किसी व्यक्ति को पावर अटॉर्नी दे सकता है। मतलब एग्जीक्यूट उसी को करना जरूरी है? हाँ, नहीं वो भी कर सकता है और अगर या वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे तो वो भी एग्जीक्यूट तो अटॉर्नी होल्डर भी कर सकता है। तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसकी असलियत, इसकी वास्तविकता क्या रहती है? क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक दिए जा सकते हैं? ये बिल्कुल ही मुझे क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा होती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो अधिकार दे दिए सब। सही आपका सवाल है। लोग यही समझते हैं कि हमने पावर अटॉर्नी करा ली तो हमको मालिकाना हक मिल गया, जबकि पावर अटॉर्नी का दूसरे शब्दों में ये स्पष्ट है कि हम अपने अधिकार हमारे प्रतिनिधि के रूप में हम किसी को दे रहे हैं। जी, अगर हम केवल अधिकार दे रहे हैं ना कि उसको मालिकाना हक, लेकिन जनरल लोगों में ये प्रैक्टिस है कि हमने पावर अटॉर्नी करा ली अब हम इसके मालिक हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि पावर अटॉर्नी में एक सबसे बड़ी ये बात है कि जिसने पावर अटॉर्नी दूसरे को दी है वो उसको कभी भी कैंसिल कर सकता है जी, और जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट जो सेल डीड है वो एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होकर कैंसिल नहीं किया सकते जी, उनको सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही कराना कोई पड़ता है। उसमें अगर कोई वाद विवाद है तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्या रजिस्टर करानी भी आवश्यक है? जरूरी है, क्योंकि पावर अटॉर्नी कोई भी अगर आप सब रजिस्टर ऑफिस से बाहर कर देते हैं उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल सकती, ना उसका कोई रिकॉर्ड रहता। किसी व्यक्ति के लिए जहाँ पे जायदाद मौजूद है वहां पर आप आना संभव नहीं है, या कुछ लोग जैसे भारत से बाहर रहते हैं वो कैसे ट्रांसफर करेंगे? वो अपने मतलब किसी परिवार के लोग को या किसी भी आदमी को वहां से पावर अटॉर्नी सेल परचेज करने के लिए भेज सकते हैं जी, और वो पावर अटॉर्नी इंडिया में आने के बाद जिसके फेवर में है वो संबंधित अधिकारी के पास जाकर नॉर्मल स्टाम्प ड्यूटी करवा के वो उसका यूज कर सकता है। उसके अलावा उनके लिए AIG स्टाम्प या ADM फाइनेंस है, उनके पास जाके वो जो भी स्टाम्प ड्यूटी वहाँ प्रॉपर है वो तो ये कौन से इलाके में कहाँ पर पेश करनी पड़ती है उनको, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जायदाद है? हाँ, जहाँ की जायदाद है वहाँ की जायदाद है वो भी कर सकते हैं, या जहाँ उनका अपना एड्रेस है वहाँ भी कर सकते हैं। विल को भी क्या रजिस्टर कराना आवश्यक है? विल एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी एक बहुत ही मुख्य बात यह है कि विल आप रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, परंतु उस विल पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने अत्यंत आवश्यक। 2 गवाह का इसलिए अहमियत मानी जाती है क्योंकि विल का इम्प्लीमेशन जो है वो उनकी विल करने वाले की डेथ के बाद होगा, तब जो 2 गवाह हैं वही उस डीड को वो करेंगे ना सत्यापित। इसका अभिप्राय क्या होता है विल का? जो संपत्ति के मालिक होते हैं उनकी देहांत के पश्चात उनके परिवार में ये एक तरह का ये जो डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई कौन इसका मालिक होगा, ये किसके हिस्से में जाएगा, तो जनरली उन ये डिस्प्यूटों को खत्म करने के लिए मेरी तो अपनी ये राय है कि एक संपत्ति मालिक को अपने जीवित काल में अपने हिसाब से अपने परिवार में जिसको जो हिस्सा देना उसकी विल कर देनी चाहिए। और विल इतना गोपनीय डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिकली आउट नहीं होगा कि विल को लोग ये समझ लेते हैं कि विल हमने कर दिए तो अब शायद हम इसके बाद कोई और विल नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की विल कभी भी चेंज कर सकता है जी,
लास्ट टाइम डेथ से पहले जो भी विल मानी जाएगी वो उसकी अंतिम विल मानी जाएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है कहीं पर भी करार या एग्रीमेंट्स का। तो जैन साहब आप जरा हमें बताएं कि क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं जब हम कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, को करार कर रहे हो। करार या अनुबंध जैसे हम समझते हैं ना केवल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बल्कि हम अपनी दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कार लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, आमतौर पे ये कह दिया जाता है कि हमें एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है कि स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना ये आवश्यक है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस अनुबंध में जो कुछ भी लिखा गया है वो मान्य है जी, वो स्टैंडर्ड है या आपके लिए स्पेशल लिखा गया है। आमतौर पर एग्रीमेंट बनाते हुए हमें शब्दों का ध्यान बहुत जरूरी है कि कोई भी शब्द जो अर्थहीन हो यानी वेग हो। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपका भुगतान कर दूंगा, जी, अब जल्दी आपके लिए 1 महीना हो सकता है, मेरे लिए 1 साल हो सकता है, जी, या किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जिनके 2 अर्थ निकलते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते आए हैं, रोको मत जाने दो। जी, एक कोमा से बहुत फर्क पड़ जाता है कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। जी। तो अनुबंध में कोमा का और एंड और का या बड़ा फुल स्टॉप का खास बहुत महत्व ही है। महत्व है। जी, और तीसरी बात यह है कि कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं भी 2 बातें करार में एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। कहीं पे हमने लिख दिया कि ये अमाउंट है, ये इंक्लूसिव टैक्सेस और ड्यूटीज हैं, जी। कहीं पे लिख दिया कि टैक्सेस ड्यूटीज अलग लगेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक समस्या आ सकती है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। लीज एग्रीमेंट के विषय में ही आप पहले बताएं कि क्या इनको रजिस्टर करना अनिवार्य है। जी बिल्कुल। जो मालिक अपनी कोई संपत्ति या ऑफिस या कोई घर को किराए पर देना देना चाहता है, जी, तो उसके लिए क्या है कि अगर वो 11 महीने के लिए दे रहा है तो उसको सविस्तार रूप में पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन 1 वर्ष से अधिक अगर हम 5 साल 10 साल जितने टाइम के लिए देते हैं या 1 साल 1 महीना भी दे रहे हैं अगर, हाँ, तो 1 साल से ऊपर पे उसका कंपलसरी है, कंपलसरी है रजिस्टर करना। अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने का कोई करार कर रहे हैं तो एग्रीमेंट सेल के लिए तो दोनों पार्टी होती है, उनके बीच में जो अपनी शर्त होती है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का इतना मूल्य तय किया गया है, इतने टाइम के अंदर इसकी फाइनल पेमेंट करके अपने नाम रजिस्ट्री करा देंगे। वो दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड कराने से ये बेनिफिट है कि दोनों पार्टी एक दूसरे से बिल्कुल बाउंड रहेंगी, कोई इससे करार में हट नहीं सकता। जैन साहब, अगर सपोजिंग हमने कोई एग्रीमेंट किया और शायद हमने स्टैंप ड्यूटी बचाने की नीयत से या किसी और कारण से उसमें एक तो पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं दी या उसको हमने रजिस्टर नहीं कराया, तो ऐसी सूरतों में क्या होता है। आशुतोष जी, अगर हमने स्टैंप ड्यूटी पूरी नहीं की जी, तो उसका तो उपाय है, उसमें एक पेनल्टी हम लोगों को देनी होती है, जो जितनी भी डेफिशिएंट स्टैंप ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट के लिए हमें 100 रुपये स्टैंप ड्यूटी देनी थी जी, हमने 10 रुपये दी है जी, तो जो 90 रुपीज़ का गैप है उसका 12 टाइम्स हम पे करके 12 गुना, हाँ जी 12 गुना जी, अगर हम उसको पे कर देते हैं तो हम उस स्टैंप ड्यूटी को पे किया हुआ माना जा सकता है। जी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जिनका अनिवार्य है रजिस्टर कराना तो उनको तो करवाना ही होगा। अगर 120 दिन की अवधि में उनको रजिस्टर नहीं कराया गया तो उनको बाद में फिर रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। नहीं हो सकता है, इस विषय में बताएं। 120 दिन के बाद भी एडीएम फाइनेंस जो होते हैं उनको ये अधिकार है कि वो उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है, उसको बाद में पंजीकरण करने के लिए अलाउ कर सकती है। तो ये सेल डीड और गिफ्ट डीड के बीच में आपने मूलभूत क्या इसमें अंतर है ये बताएं आप। हाँ, सेल हम अपनी चीज को ये किसी भी पर्सन को कर सकते हैं जी, लेकिन गिफ्ट हम अपने पारिवारिक सदस्य के नाम ही करेंगे। अच्छा, क्योंकि उसमें कोई गिफ्ट में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम किसी दूसरे पर्सन को अपने ब्लड रिलेशन से बाहर को गिफ्ट करेंगे तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इन सभी जानकारियों के साथ बहुत बहुत फायदा होगा और आने वाले समय के अंदर जब उन्हें कोई दस्तावेज बनाना होगा या उनको कोई दस्तावेज रजिस्टर कराना होगा तो इन सब दी हुई जानकारी को ध्यान में रखते हुए वो अपने दस्तावेज का एक ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकेंगे। आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब वक्त है लीगल अपडेट्स का रीना रावत के साथ। न्याय मंच के सेगमेंट में हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त न्याय और न्याय प्रणाली से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। इन अपडेट्स की पुष्टि के लिए न्याय मंच जिम्मेदार नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपडेट्स की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि निर्भया फंड के 2000 करोड़ रुपए केवल सरकारी खजाने में रखने के लिए नहीं है। इन पैसों को पीड़ित तक पहुंचाने की जरूरत है। सिर्फ फंड बनाने से ही सरकार की ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस फंड का उपयोग
जल्द से जल्द दुष्कर्म और यौन अपराध की पीड़ित महिलाओं की मदद और पुनर्वास पर खर्च करें। इस पैसे के विवरण और सही समय पर पीड़ितों पर खर्च करने के लिए केंद्र सरकार एक नेशनल स्कीम बनाए। देश के 11 बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिया है कि वो 11 बड़े शहरों के एयर क्वालिटी का डाटा एनजीटी को जल्द से जल्द सौंपे। जिन शहरों का डाटा मांगा गया है उसमें लखनऊ, पटना, पुणे, बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कानपुर, जालंधर, वाराणसी, अमृतसर शामिल हैं। सरकार की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने एनजीटी से कहा कि मेक इन इंडिया की तरह देश में ऑटो इंडस्ट्रीज 8% एफडीआई की है। ये सेक्टर ज्यादा रोजगार भी देता है, इसलिए इस मामले में एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए छोटे और मीडियम टर्म प्लान भी बनाए जाने चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए राज्य में होने वाले बलात्कार से संबंधित हर अपराध में डीएनए जांच कराने के आदेश दिए हैं। अदालत का कहना है कि इस जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि अपराध में आरोपी शामिल था या नहीं। अदालत ने राज्य के पुलिस प्रमुख को कहा है कि आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर जिले के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए जाएं, ताकि बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सही ढंग से हो सके। भ्रष्टाचार के मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के प्रति सख्ती बरतना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों से तंग आकर लोगों में रिश्वत को एक तथ्य और जीवन का अहम हिस्सा मानना शुरू कर दिया है। स्पेशल जज भूपेश कुमार की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए ये टिप्पणी की थी। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट से नरमी बरतने का अनुरोध किया था। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के दौर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि यौन उत्पीड़न, रेप और तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं का मुफ्त इलाज होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी ये निर्देश जारी करे, वरना इससे कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में माना जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र में गौवंश के वध पर प्रतिबंध जारी रखा है। वहीं महाराष्ट्र पशु संवर्धन कानून 1976 के तहत लगी 2 धाराओं को खारिज करते हुए अन्य राज्यों से काट कर लाया गया बीफ रखने और खाने पर लगी रोक हटा दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित किसी भी पूर्व राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनके नाम से राजनीतिक पार्टी बनाना गौरवशाली परंपरा का हनन है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां देश के किसी भी राष्ट्रपति की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मध्य प्रदेश में मेडिकल के 55% छात्रों ने याचिका लगाई, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे के पीजी छात्रों से भरवाए गए उस बॉन्ड पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कोर्स पूरा होने पर 1 साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए कहा गया था। बॉन्ड की शर्त के अनुसार ऐसा नहीं करने पर छात्रों की 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी और कॉलेज में इस मूल शैक्षणिक दस्तावेज जब्त करने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य खंडपीठ में जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनुराग श्रीवास्तव की बेंच ने ये निर्देश भी दिए हैं कि कोर्स पूरा करने पर छात्रों को उनके सभी मूल दस्तावेज लौटाए जाएं। हाईकोर्ट ने इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। अगली बार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे कानून के एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारी न्याय मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।